प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति के अध्ययन के क्रम में आज हम देखेंगे कि भारतीय संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हमें विभिन्नता में एकता का भान होता है, विभिन्नता में एकता दृष्टिगोचर होती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता के रूप में निरूपित की जाती रही है। हम जानते हैं कि भारत एक अत्यंत ही विशाल देश है जहाँ पे प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, या यूँ कहें कि प्राकृतिक और सामाजिक दृष्टि से अनेक विभिन्नताएं हमें परिलक्षित होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। इसको अगर आप इसकी भौगोलिक संरचना को देखें तो इसके एक तरफ हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं तो दूसरी तरफ मैदान है। एक तरफ दुनिया की सबसे उपजाऊ प्रदेशों में से क्षेत्र एक विद्यमान है तो दूसरी तरफ विशाल रेगिस्तान भी हमको दिखाई पड़ता है। एक ऐसा देश जहाँ पे हमें सभी प्रकार की जलवायु दिखाई पड़ती है। यहाँ पे प्राणियों एवं वनस्पतियों की संख्या विश्व के किसी भी अन्य देशों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। इस देश में कहीं बहुत अधिक वर्षा होती है तो कहीं नाम मात्र की होती है, या यूँ कहें कि वहाँ पे बारिश होती ही नहीं है, वर्षा निम्नतम होती है। एक ऐसा देश जहाँ पे विश्व के प्रमुख धर्मों के लोग निवास करते हैं। एक ऐसा देश जहाँ पे विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। ये तमाम ऐसी विभिन्नताएं हैं जो लोगों को आकर्षित करती हैं और कहीं ना कहीं इसको विद्वानों के बीच में नकारात्मक दृष्टि से देखते हुए कभी कभी यह भी कहा जाता है कि भारत एक देश न होकर छोटे छोटे खंडों का विशाल समूह है जहाँ प्रत्येक की अपनी अपनी पृथक पृथक संस्कृतियां विद्यमान हैं। किंतु इन प्राकृतिक और सामाजिक स्तर की विभिन्नताओं के मध्य भी एक विशेष तरह की एकता विद्यमान है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिससे बच के हम नहीं निकल सकते। हमें उसको देखना ही पड़ेगा, हमको उसको समझना ही पड़ेगा। इस संदर्भ में रीजने की एक प्रसिद्ध उक्ति है, मैं उसे यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि भारत में अनेक प्राकृतिक और सामाजिक विविधताओं, भाषा, प्रथाओं तथा धार्मिक विभिन्नताओं के बीच हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक एक निश्चित आधारभूत समरूपता अब भी देखी जा सकती है। वस्तुतः यहाँ एक समान भारतीय चरित्र एवं व्यक्तित्व है जिसे हम घटकों में विभाजित नहीं कर सकते। विद्यार्थियों, जब हम भारतीय संस्कृति के विभिन्नता में एकता रूपी विशेषता को अध्ययन करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। हम जब इसकी अनेकता में एकता की बात करते हैं तो हमको ध्यान देना होगा इसकी भौगोलिक एकता पे, इसकी राजनीतिक एकता पे, इसकी सांस्कृतिक एकता पे। इन तमाम पक्षों को ध्यान में रखते हुए ही हम भारतीय संस्कृति की इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को समझने का प्रयास कर सकते हैं, या प्रयास हमें करना चाहिए। जहाँ तक भौगोलिक एकता का प्रश्न है, भारत ने प्रकृति द्वारा उपहार में एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई प्राप्त की है। उत्तर में हिमालय एक विशाल या ऊंची दीवार की तरह हमारे देश की रक्षा करता है। तीन तरफ पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में विशाल सागर स्थित है। देश की इन प्राकृतिक सीमाओं ने यहाँ के निवासियों के मस्तिष्क में एक मातृभूमि के निवासी होने की भावना जागृत करता है। ये तमाम जो प्राकृतिक जो सीमाएं हैं, इन्होंने समस्त भूखंड को भारतवर्ष की संज्ञा से विभूषित किया है।
इस विशाल भूखंड के समान एक समान संस्कृति का विकास हुआ इस बड़े विशाल भूखंड में। हम जानते हैं किसी भी जाति के पास यदि अपनी सुनिश्चित भूमि न हो तो उसकी कोई सभ्यता विकसित नहीं हो सकती है। बर्बर एवं खानाबदोश जातियां कभी भी अपनी संस्कृति का विकास नहीं कर पाती हैं। हम जानते हैं कि भूमि का किसी देश के अस्तित्व के लिए बहुत ही अधिक महत्व है। यह ठीक उसी तरह से है जैसे किसी मनुष्य के लिए उसके शरीर का होना महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्र निर्माण के तत्वों में भी भूमि सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति के विकास के लिए प्रथम जो सबसे अनिवार्य तत्व है वह है समान भूमि तत्व का उत्तरदायी होना। भारत में यहाँ के निवासियों ने प्रारंभ से ही उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र के किनारों तक के विशाल भूखंड को अपनी मातृभूमि माना है। यहाँ पे विष्णु पुराण की वह श्लोक प्रासंगिक है जिसमें कहा गया है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर में, हम ध्यान दें, भारत में समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो भूखंड है वह भारतवर्ष है तथा वहां की संतानें भारतीय है। भूमि की यह एकता भारतीय संस्कृति के लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हुई है। इसी ने भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा, भारतीय संस्कृति को बचाए रखा। यही देश की मौलिक एकता का सबसे प्रबल, सबसे महत्वपूर्ण आधार है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में एक श्लोक आया है जिसमें कहा गया है कि जन्म बिभ्रति बहुधा विभा सचम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम सहस्रम धारा द्रविड़स्य मे दुहाम ध्रुवे धेनुरन फस फुरंती। अर्थात इस सूक्त में भूमि को माता के रूप में संबोधित किया गया है। कहा गया है कि भूमि माता है तथा मैं पुत्र हूं। यह कहकर देश प्रेम के भारतीय दृष्टिकोण को स्पष्टतः व्यक्त किया गया है। भूमि की तुलना एक ऐसी गाय से की गई है जो अपनी विभिन्न संतानों को भाषा, धर्म एवं विश्वास में विभिन्नता के होते हुए भी एक समान रूप से अपना दुग्ध प्रदान करती है। वह इनमें कोई भेदभाव नहीं करती। इस प्रकार यदि हम राजनीतिक एकता की बात करें, उस संदर्भ में विचार करें तो हम देखते हैं कि भारत भूमि की एकता की यह जो महत्वपूर्ण अवधारणा है वह राजनीतिक एकता पे भी आधारित है। यहाँ के महान सम्राटों द्वारा इस संदर्भ में भागीरथ प्रयास किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। हम जानते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में शासकों के लिए, सम्राटों के लिए एक राजाधिराज, सार्वभौम जैसे उपाधियों का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में हिमालय से लेकर समुद्र तट तक विस्तृत सहस्र योजन भूमि को चक्रवर्ती सम्राट का क्षेत्र बताया है। इस संदर्भ में अनेक यज्ञ जिसमें राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध जैसे वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान का विधान भी चक्रवर्ती सम्राटों के लिए किया गया है। अनेक प्राचीन भारतीय महान सम्राट जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य इत्यादि के मस्तिष्क में एकता का यही भाव रहा होगा। तभी उन्होंने अपने विजयों के माध्यम से इस विचार को यथार्थ रूप देने का प्रयास किया था। प्राचीन भारतीय साहित्य में राजशासन विषयक सभी मान्यताएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का जो विशाल क्षेत्र विद्यमान है वह सब भारत है, वह सब एक है, वह सब एक भूखंड है
और वह निस्संदेह भारत है। इसी प्रकार हम जब सांस्कृतिक एकता की बात करते हैं तो यह देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म, भाषा, साहित्य तथा अनेक सामाजिक परंपराओं की एकता दिखाई देती है। प्राचीन भारतीय साहित्य में 7 नदियों की बात की गई है, जिसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी, ये 7 जो है पवित्र नदियां हैं। इसको कहा गया है, प्रायः मिलता है कि गंगा च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। जब हम स्नान करते हैं, यह परंपरा है हमारे भारतीय संस्कृति में, जब हम स्नान करते हैं, चाहे घर में स्नान करते हैं, चाहे किसी सरोवर में स्नान करते हैं, किसी तालाब में स्नान करते हैं, तो इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। यह इस नदी के जो जल हैं वो पवित्र माने जाते हैं और हम आह्वान करते हैं कि हम जिस जल में स्नान कर रहे हैं उस जल में इन 7 नदियों का पवित्र जल समाहित हो जाए। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि 7 पवित्र नगरियों की भी बात की जाती है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, अवंतिका, कांची, द्वारावती, इस प्रदेशों को इन प्रदेशों की भूमि को पवित्र मानकर प्रार्थना किया गया है। स्नान के समय श्लोक पढ़कर हम नदियों का आह्वान करते रहे। इसके अंतर्गत प्रायः ये जो 7 पवित्र नगरियां कही गई हैं, इसमें लगभग सभी भूखंड आ जाते हैं। 7 नदियों की बात की गई, 7 पवित्र नगरों की बात की गई। इसको हम देखेंगे तो इसमें लगभग भारत का पूरा जो भौगोलिक दृश्य है हमको इसमें दिखाई पड़ना शुरू कर जाता है। हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा का या तीर्थाटन का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इसको पूर्ण प्राप्त करने का विधान माना जाता है, पूर्ण प्राप्त करने का माध्यम है। महाभारत के वन पर्व में यह उल्लेख हुआ है कि तीर्थों में जाने का पुण्य यज्ञों से भी अधिक होता है। जो पुण्य बहुत दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों को करने से प्राप्त नहीं होता है, वह तीर्थ में जाने से प्राप्त हो जाता है। जो पुण्य बहुधा दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों को करने से भी नहीं प्राप्त होता है, वह इन नगरियों में या इन तीर्थों की यात्रा करने से ही प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक धर्म में तीर्थ स्थलों की जो सूचियां प्राप्त होती हैं, वे किसी न किसी विशेष क्षेत्र में सीमित न होकर संपूर्ण देश में विस्तृत हैं। उत्तर के निवासियों के लिए सुदूर दक्षिण के तीर्थ उतने ही श्रद्धेय थे जितने कि दक्षिण के निवासियों के लिए उत्तर में विद्यमान तीर्थ। पुराणों में 4 प्रमुख तीर्थों की बात की गई है। पूर्व में श्वेत गंगा, पश्चिम में गोमती कुंड, उत्तर में तप्त कुंड तथा दक्षिण में धनुष तीर्थ। इसी प्रकार 4 विशाल सरोवरों की भी बात की जाती है, जिसमें बिंदुसर, पंपासर, नारायणसर तथा मानसरोवर जो विशाल सरोवर हैं, ये चारों दिशाओं में विद्यमान हैं। भारत के विभिन्न भागों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से ही आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 दिशाओं में 4 प्रमुख मठों की स्थापना की थी, जिसमें उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में उड़ीसा तथा पश्चिम में द्वारका पीठ विद्यमान है। ये मठ, ये प्रमुख तीर्थ समस्त देश की हिंदू जनता के लिए समान रूप से पवित्र एवं पूजनीय है। हिंदू इन तीर्थों की यात्रा कर आज भी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। मनुस्मृति तथा भागवत पुराण में भारत को देवभूमि कहा गया है, देवताओं द्वारा निर्मित देश कहा गया है। देश के सभी जनों ने इस देवत्व को स्वीकार किया है। विष्णु पुराण में भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि धन्य हैं वे लोग जो भारत की भूमि में जन्म लिए हैं। यहाँ की भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, क्योंकि यहाँ स्वर्ग के साथ साथ मोक्ष की भी साधना होती है।
देवता भी स्वर्ग का सुख भोग लेने के बाद मोक्ष की साधना के लिए भारत में पुनः जन्म लेते हैं। भारतीय परंपरा में जननी तथा जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया जाता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। काव्य मीमांसा जो राजशेखर की एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि गुरुकुल से वापस आने के पश्चात भारत भूमि का पर्यटन छात्र के व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। ऐसे उल्लेख निश्चित ही भारतीयों के मन में अपने जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा को सुदृढ़ करते हैं। धर्म के क्षेत्र में हम देखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवताओं एवं देवियों की पूजा समूचे देश में एक समान की जाती है। संत महात्माओं, धर्मोपदेशकों आदि के द्वारा इस धार्मिक एकता की भी पुष्टि हुई है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि को पूरे देश में सम्मान प्राप्त था। कबीर, तुलसी, ये तमाम ऐसे लोग हुए जिनको पूरे देश में मान्यता प्रदान की गई। दार्शनिक विचारों में भी समरूपता दिखाई पड़ती है। ज्ञान, भक्ति, उपासना, कर्म संबंधी विचार पूरे देश के दर्शन में दिखाई पड़ते हैं। भारत की भाषाओं में विविधता है, किंतु भारतीय भाषाओं की लिपियों का उद्गम एक ही लिपि ब्राह्मी लिपि से हुआ है। सभी भाषाएं संस्कृत से उत्पन्न मानी जाती हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि के पढ़ने और पढ़ाने का संपूर्ण देश में एक परंपरा विद्यमान रहा है। लौकिक साहित्य भी एकता के साधन माने जाते रहे हैं। प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों में देश के प्रत्येक कोने से विद्यार्थी एकत्र होकर इस तथ्य की पुष्टि करते थे कि विविधता के होते हुए भी भारत देश एक है। कालिदास का काव्य समस्त देश का गौरव है। पंचतंत्र की कथाएं, नीति ग्रंथ, सुवासित साहित्य का पूरे देश में प्रचार और प्रसार था। देश की मौलिक एकता को प्रोत्साहन देने में कला का भी विशेष योगदान रहा है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, बुद्ध, तीर्थंकर आदि की प्रतिमाएं संपूर्ण देश में लगभग एक ही लक्षण तथा मुद्रा के साथ बने हुए दिखाई पड़ते हैं। इनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इनका निर्माण किसी एक ही कलाकारों के माध्यम से किया गया है। कुछ प्रमुख जो मांगलिक प्रतीक हैं, जिनमें स्वास्तिक, धर्मचक्र, कमल, पूर्णघट इत्यादि को संपूर्ण देश में एक समान मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में भारी या विशेष विषमताओं के बावजूद हमें यहाँ एक प्रकार की एकता का दर्शन होता है। वर्ण, आश्रम, धर्म, संस्कार, पुरुषार्थ आदि सभी समाजों के लिए आदर्श निर्धारित किए गए हैं और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास प्रत्येक के द्वारा अधिक या कम जरूर किए जाते रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म तो भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति का आधार स्तंभ माना जाता रहा है। भौतिक सुख एवं वैभव के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण प्रायः एक समान रहा है। धर्म के अनुसार धन की प्राप्ति, उससे अपना तथा अपने परिवार का पोषण, योग्य पात्रों को दान एवं अन्य धार्मिक कार्यों में धन का व्यय प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण रहा है। आर्थिक संगठन एवं संस्थाएं भी प्रायः संपूर्ण देश की एक ही समान थी। एक भाग का व्यापारी दूसरे भाग में जाता था तथा अपना व्यवसाय करता था। इस सब के आधार पे राष्ट्रीय एकता को वृद्धि होने में सहायता प्राप्त होती है।
व्यापारियों के पारस्परिक लेन देन में राज्यों की सीमाएं कभी बाधक नहीं रही। राज्यों एवं राजाओं के परिवर्तन होते रहे, राज्य की सीमाएं बदलती रहीं, राजे बदलते रहे, शासक परिवर्तित होते रहे, लेकिन देश का, राज्य का आर्थिक ढांचा प्रायः एक समान ही बना रहा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में अनेक विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं, किंतु वे बाह्य हैं, वे बाहरी हैं, वे सारभूत तत्व तो नहीं है भारतीय संस्कृति की। भारतीय संस्कृति की जो सारभूत तत्व है वह एकता है, और जिसे कोई नकार नहीं सकता। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। यूनिटी और डाइवर्सिटी हमारी संस्कृति की आधार भूमि है, और इसे हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं।